हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में यूपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ कवर थी। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ कवर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट क्लासिफाई कर सकती हैं शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। और जो क्रीमी लेयर की प्रिंसिपल है उसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास पे भी एक्सटेंड कर सकती हैं। तो हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेटेड इंडिया में कब की गई थी? तो 1950 में, 1950 में। और इसने सक्सीड किया है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी, बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दी गई 1950 में। जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की वो इनिशियल फेज में वो फिक्स कर दी गई थी 8 पे, यानी एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 7 अदर जजेस रहेंगे। पर ईयर टू ईयर इनकी स्ट्रेंथ में चेंजेस लगातार होती गई हैं, राइट। अब द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जज और चीफ चीफ जस्टिस जो हैं ये दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो कंसल्ट करके सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज से। अब पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जज अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई पर्सन बनना चाहते हैं तो? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और दूसरी क्या है क्वालिफिकेशन की? ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। तो जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए वो 5 ईयर्स के लिए, या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए 10 ईयर्स के लिए। एक और है, या वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है कि कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सैलरी हो, अलाउंसेस हो, प्रिविलेज हो, लीव हो या पेंशन हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, तो वो टाइम टू टाइम डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेनर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखनी है टेनर भी फिक्स नहीं है और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए वो भी प्रिस्क्राइब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर फिर भी 3 प्रोविज़न बनाई गई हैं। तो अगर 65 ईयर तक अटेंड अगर होती है एज, तब तक ऑफिस वो होल्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को राइट करके प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन अपनी दे सकते हैं और रिमूव भी किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन से? तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से। अभी एक न्यूज़ है यार, ला नीना इंटेंसिफाई हो सकती है, आईएमडी ने बोला। तो अब हम देख लेते हैं एल नीनो और ला नीना के बारे में। तो एल नीनो क्या है? इज़ अ क्लाइमेटिक पैटर्न वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। यानी ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की जो सरफेस वाटर है, जब वो बहुत ज़्यादा सरफेस वार्म हो जाती है सरफेस वाटर, तब ये एल नीनो टाइप की जो पैटर्न्स हैं, क्लाइमेट पैटर्न्स, वो इमर्ज होती हैं। तो नॉर्मल वाटर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ही सरफेस वाटर वार्म हो जाती है, तब ये होती है एल नीनो। ला नीनो इसी के साथ अपोजिट है, कूल फेज है, यानी जब सरफेस वाटर है ट्रॉपिक ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की, वो ठंडा हो जाती है नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे। लानीनो लानीना को लिटिल गर्ल इन स्पेनिश भी कही जाती है। अब ये बताई किसके द्वारा है गई है लानीना के बारे में कि इंटेंसिफाई हो सकती है? वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अब हम इसे भी देख लेते हैं। तो ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, याद रखनी है, एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। और क्या काम करती है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी यानी अर्थक्वेक की स्टडी। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली। ये एक न्यूज़ है ब्यास रिवर के रिलेटेड कि अभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से फ्लड हो आ चुकी है। तो हम देख लेते हैं इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये है इंदस रिवर, फिर उसके बाद झेलम रिवर, इधर चिनाब रिवर, इधर रावी रिवर, फिर ये है ब्यास रिवर और ये सतलज। तो यूपीएससी आपसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पूछ सकती है, या स्टेटमेंट में पूछ सकती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंदस रिवर बहती है, नॉर्थ में है।
फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। अभी न्यूज़ में कावेरी हो या कृष्णा हो या गोदावरी हो या ब्रह्मपुत्र हो या पेरियार रिवर हो, ये सब तो ऑलरेडी न्यूज़ में है, राइट। पर इसके साथ साथ अब इंडस वाली रिवर्स जो हैं ये भी न्यूज़पेपर में प्रोमिनेंट है। तो अच्छे से इन्हें भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। कहाँ कहाँ इनके ओरिजिनेशन पॉइंट है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और क्या क्या इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी आपको याद रखनी है। एक ये न्यूज़ अवेलेबल थी कि वियतनाम की अभी काउंटर पार्ट्स ने इंडिया के साथ मीटिंग की है, जहाँ बेसिकली उन्होंने चाइना से ही रिलेटेड सारी बातें की हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कुछ कुछ बॉडीज इंपॉर्टेंट थी, वो हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग QSG कॉमनली नोन एज क्वाड, तो क्वाड के बारे में न्यूज़ थी। तो क्या है ये? स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है किसके बीच? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, चार जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये सिक्योरिटी डायलॉग है। अभी लाई कब गई थी? तो 2007 में जापान के द्वारा। फिर 10 ईयर के बाद इसे दोबारा रिवाइव किया गया, जब 2017 में आसियान की समिट हुई मनीला में, तब इसे दोबारा रिवाइव किया गया। ठीक है, और वैसे ये लाई क्यों गई थी? तो ये चाइना की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसे काउंटर करने के लिए, उसे वीक करने के लिए लाई गई थी। और आपको पता होगा कि चाइना की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी प्रोमिनेंट है, राइट। पर्टिकुलरली कहाँ? तो साउथ साउथ चाइना सी में। तो इसी के लिए ये बॉडी लाई गई थी, ठीक है। ये दूसरी क्या न्यूज़ अवेलेबल थी कि द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यानी लॉ ऑफ सी कन्वेंशन या लॉ ऑफ सी ट्रीटी, इसके बारे में भी न्यूज़ थी। क्योंकि चाइना इसे नहीं मानती है और जिसकी वजह से वो साउथ चाइना सी पे काफ़ी ज़्यादा क्लेम करती है। तो इसलिए ये भी खबर थी या इस आर्टिकल में कि चाइना नहीं सुन रही है, हालांकि ये लॉ ऑफ सी ट्रीटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है यूनाइटेड नेशन की। तो अब ये लॉ ऑफ द सी ट्रीटी क्या है? तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इस्टेब्लिश करती है लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मरीन एंड मरीन टाइम एक्टिविटीज़ को। ये कब फोर्स में आई थी? तो 1994 में। ऑफिस कहाँ है इसकी? तो मोंटेगो बे, जमाइका में है, ठीक है। तो इसे भी चाइना वॉयलेट करती है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। और फिर आसियान के बारे में भी न्यूज़ में थी, क्योंकि इसी आर्टिकल में थी, क्योंकि यहाँ पे ये बात की गई थी कि अभी आसियान में जो मीटिंग हुई है वहाँ पे भी चाइना की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है इसके रिलेटेड बात की गई थी। तो अब आसियान के बारे में देख लेते हैं। द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, शॉर्ट फॉर्म है आसियान। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 10 स्टेट जो साउथ ईस्ट एशिया की है, उनकी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। अब सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बनी थी, ठीक है, 1961 में, जिसमें थाईलैंड, फिलीपीन और मलेशिया थे। यानी थाईलैंड, फिलीपीन, मलेशिया ने मिलकर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन को फॉर्म किया था 1961 में। फिर बाद में जो 5 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आसियान डिक्लेरेशन साइन किया। अब ये 5 कौन कौन है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन्होंने मिल के आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया। फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन के बदले आसियान को क्रिएट किया गया। अब हम देख लेते हैं कौन कौन 10 मेंबर्स हैं इसकी। तो म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रूनी है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन और थाईलैंड। अब हम देख लेते हैं, ये वियतनाम की भी मैप यहाँ है, क्योंकि वियतनाम की ही अभी काउंटर पार्ट्स ने इंडिया में विजिट किया है। तो अब कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो वियतनाम हम यहाँ देख सकती है, चाइना, ठीक है, लाओस से होती है, कंबोडिया से होती है। चाइना, लाओस, कंबोडिया, बस इन्हीं से होती है। और ये इसलिए इन्होंने मीटिंग अटेंड किया हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो 9 डैश लाइन है जो चाइना के द्वारा क्लेम की जाती है, तो ये साउथ चाइना, इनका कहना है चाइना का कि साउथ चाइना सी है ये कंप्लीट चाइना के अंडर अथॉरिटी है, और यहाँ अपनी मिलिट्री या नेवल जो भी है एक्टिविटीज़ ये कर सकती है, और इस पे राइट सिर्फ चाइना का है। फिलीपीन और वियतनाम इसे इसमें अगर कोई सी भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है उसे कंडेम नहीं कर सकती है, राइट। तो वियतनाम आप देख सकते हैं बगल ही में है, फिलीपींस भी बगल ही में है इसी के, इसीलिए दोनों ये हमेशा कंसर्न रहती है चाइना को लेकर। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी 25 कंसर्न सिटीज़न हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है
रिपोर्ट या अपने कंसर्न को फॉरवर्ड किया है, जो राजनाथ सिंह जो है हमारे ये मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, राइट, इनके पास। ऐसा क्यों इन्होंने किया कि ये कहना चाहते हैं ये जो 25 मेंबर्स हैं कि लाइसेंस जो एक्सपोर्ट आर्म्स या एम्यूनेशन जो इंडिया करती है इसराइल को, इसे पे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, राइट, तो इसे वायलेट करती है इसराइल कंट्री, क्योंकि वो जेनोसाइड लगातार करा रही है इसराइल कंट्री, और साथ साथ में जो इलीगल सॉरी इलीगली जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीन में, उसे भी ये कंडक्ट कर रही है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी, पर वैसा ये एग्ज़ाम से उतनी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में इसमें न्यूज़ कवर है। आईसीजे के बारे में तो हम ये देख लेते हैं, वैसे रिसेंटली है ही ये इसराइल और पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से, तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कही जाती है, इट इज़ ओनली इंटरनेशनल कोर्ट दैट adjudicates general dispute between nation and gives advisory opinion on international legal issues। तो आपको याद रखने की एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी है इसलिए इसराइल इसकी बात नहीं मानती है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल पे ये सारी एलिगेशन लगाई है, जेनोसाइड की हो या इलीगल ऑक्यूपेशंस की, राइट, पर क्योंकि ये एडवाइजरी नेचर है इसलिए इसराइल मानती नहीं है। अब ये 25 मेंबर्स हैं, इन्होंने क्यों इंडिया ये जो मिनिस्टर हैं इन्हें कह रहे हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडिया तो पार्ट है, इंडिया तो इसकी पार्ट है, राइट, क्योंकि कोई भी अगर यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप अगर कोई कंट्री लेती है तो ऑटोमेटिकली वो आईसीजे की भी मेंबर बन जाते हैं। तो इसलिए इनके द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी, ठीक है। बाद में इसे 1920 जब लीग ऑफ नेशंस आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब इसे इस्टेब्लिश की गई थी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका नाम दिया गया था। अब ऑल मेंबर्स स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन आर पार्टी टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट, ठीक है। अब आईसीजे कंसिस्ट ऑफ अ पैनल ऑफ 15 जज इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 15 जज है वो इलेक्ट किए जाते हैं 9 टर्म्स के लिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एक कंट्री से एक ही जज रिप्रेजेंट करने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है कोई कंट्री। आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में आजकल कवर है और हमेशा ही रहती है। इसके बारे में भी आप ज़रूर एक बार चेक कर लें, हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करी हुई है, पर आप इसकी भी ज़रूर नोट्स बनाएं। ये एक न्यूज़ कवर है कि स्टेट कैन डायरेक्टली बाई राइस फ्रॉम एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे डायरेक्टली स्टेट बाई कर सकती है राइस, अपनी जो फुलफिल फूड सिक्योरिटी को स्टेट फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और ये किसके अंडर ओनरशिप है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये लाई कैसे की थी, तो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा। ये एक न्यूज़ है कि अभी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी, एयर इंडिया की फ़्लाइट अभी कैंसिल कर दी गई हैं, राइट, क्यों कर दी गई हैं, क्योंकि अभी इसराइल और ईरान में टेंशन चल रही है। और आपको पता होगा क्यों टेंशन चल रही है, क्योंकि जो हौती रिबेल ग्रुप्स हैं यमन की, राइट, इन्होंने अटैक कर दिया था इसराइल पे, जो ईरान की ईरानियन मेड मिसाइल से, ठीक है। तो एक तो ये है ईरान पे एलिगेशन की वो सपोर्ट करती है हौती हौती रेबिलियंस रेबल ग्रुप्स हैं उन्हें, जो अटैक कर रही है इसराइल में, ठीक है। तो प्रॉक्सी वार कर रही है कहीं ना कहीं इसराइल पे ईरान। तो ये एक इसके वजह से एक तो टेंशन्स हैं इसराइल और ईरान के बीच में। दूसरी क्या अभी टेंशन है कि अभी हमास लीडर को ईरान में ही किल कर दिया गया, मार दिया गया इसराइल के द्वारा। तो ये दो टेंशन्स है जिसकी वजह से फ्लाइट्स जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, इसमें अभी थोड़ी डिस्ट्रप्शन चल रही है। तो अब मैप देख लेते हैं हम। तो ये है ईरान, सॉरी ये है ईरान, ये माफ़ी चाहूँगी, ये तो इराक है। ये है ईरान। अब कौन कौन सी बाउंड्री शेयर होती है कंट्री से, तो वो हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान है इधर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की और इराक, इन सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है ईरान की।
ठीक है, पर्शियन गल्फ है यहाँ, तो यूपीएससी इसके बारे में नहीं, तो पर आपसे पर्शियन गल्फ के बारे में पूछ सकती है कि कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो ईरान से होती है, इराक से होती है, कुवैत से होती है, सऊदी अरेबिया से होती है, बहरीन से होती है, ठीक है, कतर से होती है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट से होती है। अब हम इसराइल की मैप देख लेते हैं। तो ये इसराइल, ये गाज़ा वाली एरिया है जहाँ हमास जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है यहाँ रहते हैं, और ये है वेस्ट बैंक जहाँ पैलेस्टीनियन रिसाइड करते हैं। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। इधर मेडिटेरियन सी, ये गल्फ ऑफ अगाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है। ये सी ऑफ गैलिली है, ये डेड सी है जॉर्डन और इसराइल के बीच में। यहाँ पे गोलान हाइट्स है, ठीक है, और ये लेक हुला है। ये एक न्यूज़ है अभी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि प्रॉपर डाइट अगर बच्चों में मैनेज नहीं की जाएगी तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ की केसेस बढ़ सकती है इंडिया में। तो अब हम ये बॉडी देख लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो क्या करती है, तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए कंसर्न रहती है। हेडक्वार्टर्स का है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। WHO को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1948 में। WHO की गवर्निंग बॉडी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कही जाती है, और इसमें जो मेंबर स्टेट हैं उनकी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। ये GM क्रॉप्स के बारे में एक आर्टिकल आई हुई है। तो सबसे पहले DMH11, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, याद रखनी है। और इसी के बारे में न्यूज़ थी मेनली कवर। और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इसके बारे में न्यूज़ थी कि ये अच्छे से अभी इनकी जो रिपोर्ट है, DH11 यानी मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इस पे वो उतनी क्लैरिटी अभी नहीं इन्होंने दिया है, इसीलिए ये न्यूज़ थी। वो अब हम देख लेते हैं ये क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखनी है। कंस्टिट्यूट की गई थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। याद रखनी है आपको कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंस्टिट्यूट की गई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। और फंक्शन किसके अंदर करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर करती है। काम क्या करती है? तो रेगुलेट करती है यूज़, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल इन इंडिया। तो ये सारी काम करती है जो GAC है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। एक न्यूज़ आई हुई नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, याद रखनी है, थिंक टैंक है जो पब्लिक पॉलिसी बनाती है। नोडल एजेंसी है कैटलाइज करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करने के लिए ये लाई गई है। इस्टेब्लिश की गई थी 2015 में। प्लानिंग कमीशन है इसे रिप्लेस करके, ठीक है। अब इसे कौन कौन रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें इसके काउंसिल में, यानी नीति आयोग के काउंसिल में सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, होते हैं। चीफ मिनिस्टर दिल्ली और पौंडीचेरी के, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरीज के हैं, और एक वाइस चेयरमैन जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो भी रहते हैं। तो चेयर कौन करते हैं इसे, नीति आयोग को? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और वाइस चेयरमैन रहते हैं एक, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एक ये है न्यूज़ अवेलेबल कि इंडिया पर कैपिटा इनकम टू हिट अ क्वार्टर ऑफ US इन 75 ईयर्स। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो इंडिया है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक तो है ही, पर अभी इनकी पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की लेवल पे मैच हो जाए। और क्वार्टर में, यहाँ तक कि उनकी पर कैपिटा जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, उनकी क्वार्टर तक भी आने में इंडिया को 75 ईयर लग सकती है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में न्यूज़ है, तो इसे देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक, इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करती है लोन्स हो या ग्रांट हो गवर्नमेंट को ऑफ लो एंड मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज। तो मिडिल या लो इनकम कंट्रीज है उन्हें ग्रांट देती है या लोन प्रोवाइड करती है। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक की कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। इस्टेब्लिश की गई थी
ये किसके साथ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके साथ ही अलॉन्ग ये इस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब 1944 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज कलेक्टिव नेम ऑफ इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, टू ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक किसे कहा गया है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाकर, या इन दोनों जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसे मिला करके वर्ल्ड बैंक बनी है। अब ये 5 ग्रुप क्या क्या है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 ग्रुप हैं वर्ल्ड बैंक की, याद रखनी है आपको, यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन सी ऑप्शन में दी गई है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पार्ट है या वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पार्ट नहीं है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में न्यूज़ है कि गवर्नमेंट अभी आरबीआई के साथ मिल के डिसाइड करेगी इसकी क्या रेट होनी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन नवंबर 2015। तो 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाई गई थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के द्वारा। अब ये क्यों लाई गई थी, कि जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है उसे रिड्यूस करने के लिए। अब ऐसे ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती हैं, ठीक है। अब इशू कौन करता है इसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहाफ ऑफ, सॉरी, आरबीआई ऑफ इंडिया बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के द्वारा ये इशूड होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करती है इसे। अब कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है ये बॉन्ड्स में, तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या इसकी लिमिट है, तो 4 kg इंडिविजुअल्स के लिए, 4 kg हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए, और 20 kg ट्रस्ट हो या सिमिलर एंटिटीज़ अगर ऐसी होती हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। आपको याद रखना है कि पर फिजिकल ईयर इतना हो सकता है, ठीक है। इतना कर सकते हैं इंडिविजुअल, तो पर ईयर पे है ये नहीं कि एक बार खरीद लिया तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, पर ईयर पे है ये। और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते लेते हैं। SGB कैन बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन्स। तो कोलेटरल के द्वारा के तरीके पे भी ये यूज़ हो सकती है, और ट्रेडिंग में भी यूज़ हो सकती है SGBS। अब SGBS कैसे सेल होती है, तो थ्रू शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। तो ये नहीं करेंगे, बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक करेंगे, याद रखनी है ये। और कौन कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कंपनीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या डेजिग्नेशन नेट जो भी पोस्ट ऑफिस हो, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड हो, ये सब कर सकते हैं। ये या तो डायरेक्टली कर ले या थ्रू एजेंट के द्वारा ये सेल कर सकते हैं। ये नाइजीरिया के बारे में कुछ दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ खबर थी। एक तो यहाँ अभी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही है, और दूसरा यहाँ जो बोको हराम जिहादिस्ट ग्रुप है, आप याद रखनी है, ठीक है। नाइजीरिया से रिलेटेड है, याद रखिएगा आप इसे। तो इसके रिलेटेड ये न्यूज़ आई हुई थी। कुछ और वैसे मैं बता देता हूँ आपको। हौती रेबेल, हौती ग्रुप्स कहाँ के हैं, तो यमन। हमास कहाँ के हैं, इसराइल। फिर हिजबुल्ला कहाँ के हैं, तो ये है लेबनान के। अब बोको हराम कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना है नाइजीरिया के। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी यही पूछ ले आपसे कि ये टेररिस्ट, ये पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं ये, आप इसे करेक्ट मैच करें, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकती है। अब हम देख लेते हैं नाइजीरिया कहाँ है। तो ये है नाइजीरिया, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो नाइजर, चैड, कैमरून, इधर बेनिन, ठीक है। तो ये सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, और नाइजीरिया में नाइजीरिया रिवर भी फ्लो होती है, ठीक है। ये लास्ट न्यूज़ है अवेलेबल कि जापान, आपको पता होगा कि जापान सबसे ज़्यादा हंट करती है व्हेल्स को, राइट। तो उसी पे ये न्यूज़ है, फिन व्हेल्स के रिलेटेड है। तो फिन व्हेल्स को हम देख लेते हैं। तो सेकंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट जो व्हेल है वो फिन व्हेल है। अब इनकी स्टेटस देख ले, तो वर्नरेबल है आईयूसीएन में, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। ये थ्रू आउट ग्लोब मिलती है, ठीक है। तो वैसे कोई इसकी स्पेसिफाइड कोई लोकेशन नहीं है जहाँ ये मिलती हो। तो वैसी बात नहीं है कि सिर्फ जापान के साइड में मिलती है, नहीं है, पूरी थ्रू आउट
जो ओशन है वहाँ मिलती है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।